अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। एक और जलसा मुलतवी हो गया है। पीटीआई ने लाहौर में 27 अगस्त को शेड्यूल जलसा मुलतवी कर दिया है। तहरीक इंसाफ के मुताबिक तमाम तर तवज्जो जो है वो इस्लामाबाद जलसे पर मरकूज होगी। बानी पीटीआई की हिदायत है, इस्लामाबाद में जो जलसा है वो 8 सितंबर को होगा। तहरीक इंसाफ ने नाकामी के डर से जलसा मनसूख किया। दूसरी तरफ लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान गवर्नर हाउस में अहम बैठक हुई है। अब खबरें हैं कि पीपल्स पार्टी अपने हलकों में मर्जी के अफसरान की तैनातियाँ और नून लीग के अरकान के बराबर फंड्स मांग रही है, लेकिन किसी भी तरफ से तस्दीक इस बात की नहीं हो रही है। इस सियासी हलचल में नाज़रीन, कल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी एक अरसे बाद मौलाना फजल रहमान से मिलने गए। हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की ज़रूरत है। अगर मौलाना राज़ी हो जाते हैं तो हुकूमत का रास्ता आसान हो जाएगा। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे मोअज़्ज़िज़ मेहमान होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आगाज़ में करना चाह रही हूँ KPK से, जहाँ कल तो हमने देखा था कि कुछ हुए थे, लेकिन आज अलीमा खान साहिबा वो KPK पहुँची हैं और वहाँ पर उन्होंने दौरे किए हैं। उसके बाद कुछ रिएक्शंस भी KPK गवर्नमेंट की जानिब से आना शुरू हो गए हैं। तो इसी पर बात करने के लिए शौकत यूसुफजई साहब साबिक सूबाई वजीर हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब। अलीमा खान साहिबा अचानक आ गई आज दौरे पर। खबरें हैं कि वजीर आला के खिलाफ उन्हें शिकायत भी मिली हैं। क्या अलीमा खान साहिबा एक्शन ले सकती हैं वो बानी की बहन होने के नाते? सिर्फ देखिए, उनके पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है और आपको पता है इमरान खान की तरफ से उनको कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं है और ना ही कोई मोरूसी सियासत है। क्या वो उनकी बहन है तो वो जो फैसला करे वो तस्लीम किया जाएगा। या पार्टी हिरार्की मौजूद है, सूबे में भी मौजूद है, मरकज में भी मौजूद है। उन्होंने पर्सनल हैसियत में कोई विजिट किया है तो हम वेलकम करेंगे, लेकिन अगर तंजीमी मामलात में रहकर कोई अपने फैसले होंगे तो कोई फैसला उनका नहीं माना जाएगा। ये तो देखें, ये वो पार्टी नहीं है कि जो कि मोरूसी सियासत के खिलाफ हमेशा हमने जंग लड़ी है, चाहे वो भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी में कोई मोरूसी सियासत नहीं होगी। अगर उन्होंने अपनी जाती हैसियत में कोई बात की है, उनकी मर्जी है, उनका वो है, लेकिन पार्टी जो पॉलिसी है, जो तंजीमी वो इकदाम है, वो सिर्फ पार्टी की लीडरशिप उठा सकती है। तो अगर वो अली अमीन गंडापुर साहब की मुखालिफत कर रही है या कुछ भी करे तो उसकी मुखालिफत की कोई हैसियत नहीं। अच्छा शौकत साहब, जो बात हो रही है ना वो ये कि अलीमा खान साहिबा ये जो दौरे कर रही हैं वो इमरान खान साहब के रिहाई के लिए मुहिम के हवाले से कर रही हैं, तो सर ये दौरों से मिल सकती है वैसे रिहाई? देखिए, एक तो उनकी बहन है, जाहिर है बहनों का दिल ज्यादा नरम होता है अपने भाई के लिए, उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है उनको, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि एक ऐसा भाई जो दुनिया का लीडर है माना जा सकता है, उनको जेल में डाला जा रहा है गैर बगैर किसी उसके रीजन के, मतलब जाली मुकदमे बना के, और तो जाहिर है उनका दिल दुखरा भी होगा, उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है और वो ज्यादा फिक्रमंद है। लेकिन चूंकि पार्टी के लीडर हैं वो, और पार्टी के लीडर जो है वो जाहिर है पार्टी उसके रिस्पॉन्सिबल है और पार्टी के अपने हिरार्की मौजूद है और जो फैसले हो रहे हैं वो खान साहब की हिदायत के मुताबिक हो रहे हैं। तो कोई भी लीडर अपनी तरफ से कोई जाती फैसला नहीं कर पा रहा है। कोर कमेटी मौजूद है और मेरे जाती ख्याल ये है कि अलीमा खान साहिबा हमारे लिए बहुत मोहतरम है डेफिनेटली, क्योंकि वो खान साहब की बहन है। लेकिन ये इससे जो है ना पार्टी के अंदर इंतशार होगा और हम नहीं चाहते कि पार्टी में कोई इंतशार हो। ये बिल्कुल एक हिरार्की की तरह उनको कंसर्न है, बिल्कुल होगा। लेकिन इमरान खान से जो पार्टी लीडरशिप है वो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई, हर बात उनसे पूछ कर फैसले किए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो दौरे हुए हैं शौकत साहब, इस हवाले से किसी को एतमाद में लिया गया था? क्योंकि सुन ये रहे हैं कि शायद वजीर आला भी एतमाद में नहीं थे इन दौरों से मुतालिक। आप प्लीज कंफर्म कीजिएगा। ये मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने सीएम से बात की है, नहीं की है, या वो अगर डायरेक्टली सीएम की मुखालफत कर रही तो मेरे ख्याल से सीएम को, अली अमीन गंडापुर को अगर सीएम बनाया है तो वो इमरान खान ने बनाया है। तो इमरान खान की बात हम कैसे टाल सकते हैं, कैसे उसको रद्द कर सकते हैं? अगर उन्होंने उनको वज़ीर आला बनाया तो डेफिनेटली हम बाकी सारी लीडरशिप भी उनको मानेगी। अच्छा, मुझे बताइएगा, वज़ीर आला ने अरकान असेंबली से किसी इकरारनामे पर भी दस्तखत में लिखा गया था कि इमरान खान गुड गवर्नेंस और वज़ीर आला पर एतमाद है, गुड गवर्नेंस कमेटी पर और वज़ीर आला पर? देखिए, ये पार्टी की हर हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है किस तरह। देखिए, ये एक साजिश तो हो रही है ना, आप देख रहे हैं हुकूमत को कमजोर करने के लिए ये एक शुशा तो छोड़ा जा रहा है जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का जब तक एतमाद हासिल है उस वक्त तक तो अली अमीन गंडापुर
हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। ठीक। लेकिन जिस दिन इमरान खान चाहे कि जी इसको हटाना है तो वो फिर 1 मिनट भी नहीं, वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे। तो मेरे ख्याल से उनको भी फिक्र नहीं करनी चाहिए और ना उनको कोई फिक्र है। मेरे तो जहाँ तक उनसे मेरा रास्ता रहा है तो वो तो बड़े मुतमईन हैं। शौकत साहब, इतना अगर एतमाद है तो फिर ये साइन करने की क्यों जरूरत पड़ गई इकरारनामों पर? और जिन लोगों ने इकरारनामे पर साइन नहीं किए या उस वक्त मौजूद नहीं थे इजलास में, उनके खिलाफ भी फिर एक्शन लेंगे हुकूमत? देखिए ये तो कोई बात ही नहीं है ना। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि जब तक इमरान खान चाहे तो वो वज़ीर आला रहेंगे, चाहे कोई इकरारनामे पे दस्तखत करे या न करे। सही। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अमीन गंडापुर इस हवाले से कोई फिक्रमंद है। मेरे जहाँ तक मालूम है और जहाँ तक मैं उनसे रास्ते में हूँ तो मुझे उनसे वो 1% भी उनको फिक्र नहीं है। ठीक। क्योंकि जितने लोग चाहे हम सारे पार्टी छोड़ के चले जाए ना उनके खिलाफ, तब भी कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि पार्टी। बिल्कुल ठीक। शौकत यूसुफजई साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद है और हुकूमती हलकों की तरफ से पर रिएक्शन आ रहा है और वहाँ से तो ये तक कहा जा रहा है कि पहले घर की लड़ाई थी, पहले जमान पार्क के घर पर कब्जा करने की बात थी और अब ये पार्टी पर कब्जा करने तक का मामला आगे बढ़ गया है। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब, बड़े दिनों बाद आज आप शो पे आए हैं सर। लेकिन आप तो आए, लेकिन दूसरी तरफ सर आना जाना आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। कभी वज़ीर आज़म साहब सदर से मिलते हैं, कभी बिलावल साहब से मिलते हैं, कभी पार्टीज़ बनती हैं, कमेटियाँ बनती हैं, मुज़ाकरात होते हैं। ये क्या हो रहा है? कौन सा ऐसा मसला है कि जिस पर मुलाकातें तो बहुत सारी हो रही हैं लेकिन अभी तक हल की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, मसला भी सामने नहीं आ रहा? ये कोई अवाम का मसला तो नहीं हो सकता ना, उसके लिए तो इतनी तगोदो अब नहीं करते हैं। किसके लिए हो रही है ये कोई अपनी कुर्सियों की झगड़ा होगा, कुर्सी को खतरा होगा किसी की, यही बात है। ये सारी कुर्सियों की जंग है, इक़्तिदार की जंग है। तो जहाँ से कोई खतरा महसूस होता है तो फिर सब दौड़ना शुरू कर देते हैं। इस वक्त कोई खतरे वाली सिचुएशन लग रही है क्या आपको? सर खतरा ही है कि ना हुकूमत काम कर रही है, ना कोई डिलीवरी है, लोग तंग हैं, मईशत तबाही की तरफ जा रही है, अपोजिशन सड़कों पर है। हर इशू पर आप देख लें, अभी भी मैं आपके दफ्तर नहीं है, सड़कें बंद थी जी। अब ये बात सड़कें सब बंद है। लेकिन सर आज तो वो चहलम की वजह से सड़कें बंद की हुई है ना? पता नहीं, सारा आधा इस्लामाबाद बंद है। बहरहाल जो भी वजह है, मुझे पता नहीं क्या वजह है, लेकिन ये मसाइल हैं मुल्क के कि आप मसाइल पर तवज्जो देते नहीं हैं जी। अब सदर वज़ीर-ए-आज़म में उनका मिलने का क्या मतलब है? कोई मुल्क के मामलात के लिए मिल रहे हैं, कोई अपने ज़ाती प्रॉब्लम्स हैं। पंजाब में भी गवर्नर हाउस में भी आज मुलाकात हुई जी। एक जमात है जो इक़्तिदार में तो शामिल है, हुकूमत में शामिल नहीं है, तो उनकी रोज़मर्रा उनकी डिफरेंसेस रहते हैं पॉलिसी के ऊपर जी, तो इसी को सुलझाते रहते हैं। हाँ। तो ये अपने वो कहते हैं हमने हमसे वादा किया था ये फलानी कुर्सियाँ देंगे, कोई गवर्नरशिप देंगे, आपने नहीं दी, आपने हिस्सा कहा था जी। तो ये हिस्सों की सियासत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। आपने कहा सर कि आइन के लिए आप बानिए पाकिस्तान के साथ या बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या पीटीआई के साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो सर अगर वो राज़ी हो जाते हैं तो फिर क्या लाए अमल होगा? क्या फिर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा, सड़क सियासत होगी या कोई तहरीक चलाएंगे, क्या करेंगे? देखिए मुझसे ये सवाल किया गया था कि मैं कही आज एक ही रास्ता है आइन पर चलने का जी। तो उन्होंने सवाल किया कि जी अगर इमरान खान साहब आपसे कहें, मैं कहा जो भी आइन पे चलेगा हम उसके साथ हैं, जो भी चलेगा, और अगर किसी और के पास कोई और हल है तो बता दे। नून लीग आइन पे चलना, आज आपके मसाइल का हल सिर्फ आइन के अंदर है और कुछ भी नहीं है। इस इंतशार से ये जो आज मुल्क के अंदर निफाक है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आज इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, ये अपने मामलात से बाहर निकले, मुल्क को देखें कि मुल्क कहाँ जा रहा है। आज कुर्सियों की बात है, कभी बात चल रही है कि एक्सटेंशन देना चाहती है हुकूमत चीफ जस्टिस को जी, कि उम्र बड़ा आईनी तरमीम करना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान का मसला आज चीफ जस्टिस की आईनी तरमीम है? क्या आज मुल्क की अवाम ये इंतजार कर रहे हैं कि कब जस्टिस को साहब को एक्सटेंशन करती है ना सर, अवाम का क्या है? हुकूमत को नहीं, तो फिर अवाम का क्या बनेगा, मुल्क का क्या बनेगा? मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपके पास आज एक रास्ता है कि आप जिम्मेदारी से हुकूमत करें, आइन के मुताबिक हुकूमत को लाएं, फिर आगे बात चलेगी। अब्बासी साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शमूलियत की आपको कोई दावत आई है, और अगर आई है तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या इख्तियार करेंगे? नहीं, अगर आती है मेरी कोई बात नहीं हुई। देखिए हम तो अभी हमने जमात बनाई है, दावत आती है तो अभी जमात बनाई है। देखिए हम बात सबकी सुनने को तैयार हैं जी। मकसद अगर वाज़ेह होगा, मकसद अगर मुल्क के मसाइल का हल होगा, मुल्क को आइन पे रास्ते पर लाने का होगा, तो बिल्कुल हम उसी के साथ हैं। हमारा सियासी जमात को आइन के साथ होना चाहिए जी।
आज जो मुल्क के मसाइल हैं उसी लिए पैदा हुए हैं कि हम आइन से दूर चले गए, हमने हर खराबी को बर्दाश्त कर लिया और आज ना हुकूमत चलती है ना मुल्क चलता है। सही। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। जनरल फैज़ वो इस वक्त फ़ौज की तहवील में हैं, उनके खिलाफ करप्शन और पोस्ट रिटायरमेंट इक़दामात की तहक़ीक़ात चल रही हैं और हुकूमत तो एक मुख्तलिफ बात कर रही है ना। वो कह रही है कि जनरल फैज़ ने बानी के साथ मिलकर 9 मई वाले दिन बगावत की कोशिश की थी। अगर ये बात साबित हो जाती है सर तो फिर बानी तहरीक इंसाफ जो है उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है। इस पर क्या स्टांस है आपका, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मेरे स्टांस से नहीं फ़र्क पड़ता, ये फ़ौज का मामला है। उनके अफसर का जो निज़ाम है वो उनके अपने आर्मी एक्ट के तहत उसको ट्राई कर सकते हैं। जो उन्होंने कह दिया कि हमने कोर्ट मार्शल करना है फलाने चार्जेस के ऊपर, साथ ही उन्होंने कह दिया कि हमने जो मई 9 के वाक़यात में उनमें भी उनके बारे में कोई कार्रवाई का सोच रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने चार्जशीट नहीं की, चार्जशीट तो दूसरे मामले में किया है। अब अगर उसमें इमरान खान साहब का नाम आता है कि वो इस साजिश में शामिल हैं और उसकी शहादत भी आती है, तो फिर आर्मी एक्ट के तहत उनका भी ट्रायल उस मिलिट्री निज़ाम में हो सकता है। मिलिट्री कोर्ट वैसे को बने हुए नहीं होते, मेरे ख्याल में बनाए जाते हैं जो कोर्ट मार्शल के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, स्टैंडिंग कोर्ट मेरे ख्याल नहीं होते। तो ये आर्मी एक्ट में गुंजाइश मौजूद है कि अगर किसी ने तंसीबात पर हमला किया हो, यकीनन इमरान खान साहब ने खुद तो नहीं किया, लेकिन अगर वो किसी साजिश में शामिल थे, उनकी हिदायत पे हुआ, उस साजिश की हिदायत भी साजिश होती है ना। जी। तो आपने अगर हिदायत दी हैं तो फिर आपने किसी से बात की होगी, किसी को कहा होगा। कोई शख्स अगर ये कहता है कि हाँ जी मुझे इंस्ट्रक्शंस आई थी या हमने ये बात की, उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुए, तो फिर ये ट्रायल हो सकता है। अब्बासी साहब, जिस फैज़ हमीद नेक्सस का या नेटवर्क का तस्करा हो रहा है, ज़बान ज़ेद आम है, आपके इल्म में है वो नेटवर्क या नेक्सस? नहीं, मैंने कोई नेटवर्क नहीं देखा, मैं इन चीज़ों से बड़ा दूर, नेटवर्क से बड़ा दूर रहता हूँ। ये नेटवर्क्स कभी आपको फायदे के लिए देते हैं तो आप बड़े खुश होते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं, आपको व्हाट्सएप पे भी अभी आए कुछ अर्सा पहले, तो नेटवर्क से आप दूर रहते हैं। नेटवर्क से सारे वैसे भी नेटवर्क पाकिस्तान में रहा नहीं है, फोन तो चलते ही नहीं है। बिल्कुल ठीक सर, VPN है। ये नेटवर्क्स किसी वक्त को बड़ा फायदा देते हैं, उस वक्त तो कोई शिकायत करता नहीं है, तो बाद में सबको ख्याल आता है कि जनाब ये नेटवर्क बड़ा बुरा था जी, तो नेटवर्क से दूर रहे तो बेहतर है। अभी भी है नेटवर्क? ये नेटवर्क हर किस्म के नेटवर्क होते हैं। फैज़ हमीद का किसी और का? अब किसी और नाम से होगा, नेटवर्क तो होते हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। बिल्कुल ठीक सर। अब वज़ीर इत्तलात की अगर आपने बात सुनी हो, वो कह रहे हैं कि एहतिसाब का दायरा बढ़ेगा आगे, बल्कि वो तो नाम भी ले रहे हैं ना साबिक चीफ जस्टिस का। आपको लगता है कि मामलात आगे इस तरह से बढ़ सकते हैं, साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं? एनी पॉसिबिलिटी? हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। आपने किसको छोड़ा है पाकिस्तान में? हर वज़ीर-ए-आज़म जेल में डाला है जी, किसी के खिलाफ आज तक साबित नहीं कर सके कि इसने कोई जुर्म भी किया है नहीं किया। तो एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान में हर जो शख्स इक़्तिदार में रहा है उसने कोई खराबी नहीं की, कोई उसने गलत काम नहीं किया। तकरीबन फरिश्तगी के बराबर आपने उनको खड़ा कर दिया है कि बिल्कुल पारसाल हो गए, कोई गलती नहीं की। एहतसाब का अमल कौन से निज़ाम के तहत करेंगे? नैब से करेंगे हुकूमत? और क्या कैसे एहतसाब करती है? ये बातें करनी बड़ी, हम बातें कर देते हैं, हाँ एहतसाब करेंगे, इसको आर्टिकल 6 लगाएंगे, इसको फलाना करेंगे, इसको फलाना करेंगे। आपने किया कि आज तक किसी का एहतसाब किया? आपने करना चीफ जस्टिस का, करें चीफ जस्टिस का एहतसाब, चार्जेस लगाने पड़ेंगे ना जी, शहादतें लानी पड़ेंगी। आपके सिर्फ कहने से एहतसाब नहीं होता, एक निज़ाम है। अगर करप्शन की है तो नैब का इदारा मौजूद है। मेरे ख्याल जजेस शायद उसे सही कह रहे हैं सर। टेस्ट केस को हमारे पास कोई भी नहीं है जिसको मिसाल बनाया जाए। आपने अब्बासी साहब तनकीद की, इनफैक्ट मुसलसल कर रहे हैं, जो अभी हालिया इलेक्शंस हुए उस पर। कल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब थे प्रोग्राम में साथ मौजूद, तो उनसे जब जनरल फैज़ के हवाले से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि अभी मौजूदा इलेक्शन में जनरल फैज़ ने न सिर्फ PTI के कुछ लोगों की बल्कि मुख्तलिफ पार्टीज़ के कुछ मुख्तलिफ लोग थे जिनके सर पर उनका दस्त शफ़क़त था। आपको अंदाजा है इस बात नहीं, का? आपके इल्म में है? आप 22-24 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। 24 के इलेक्शन में जहाँ तक मुझे याद है जनरल फैज़ साहब तो रिटायर हो चुके थे, वो क्या दस्ते शफ़क़त रख सकते थे किसी के हाथ में? ये भी अजीब बात है, एक आदमी रिटायर्ड है, अगर उसे कुछ किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो 24 के इलेक्शन में जो कुछ हुआ है वो भी सारा सबके सामने है।
सही सर, आप समझते हैं कि 24 के इलेक्शन में जनरल फैज का कोई अमल दखल नहीं था? नहीं, मुझे क्या पता जी, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है कि था या नहीं था। ठीक, तो मैं तो यही कहूँगा, मुझसे राय सर, आपकी राय में क्या होगा? नहीं, राय मैं क्या राय दे सकता हूँ, यहाँ तो इतना अमल दखल था कि उसकी हद ही कोई नहीं है। किसका अमल दखल था मुझे नहीं पता, मैं तो बड़ा दूर रहा हूँ इस इलेक्शन से। सही, मुझे पहले नजर आ रहा था कि ये खराबी का अमल है या तबाही है, और सियासत भी तबाह हो गई जी, ना इज्जत रही ना शर्म हया रही, सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पर इस इलेक्शन में। सर, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब बड़े पुराने रफीक हैं आपके जी, कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जो हैं वो आसिम मुनीर को चीफ नहीं लगाना चाहते थे, आर्मी चीफ, और उन्होंने कहा कि चीफ के लिए जो 5 नाम भेजे हैं उनमें से आसिम मुनीर को छोड़कर किसी को भी लगा दें। मलिक अहमद के मुताबिक वो साहिर शमशाद को चीफ बनाना चाहते थे। आप पार्टी का हिस्सा थे उस वक्त, सेनेटर साहब सही बात कर रहे हैं सर? देखिए, उनके वो बाजवा साहब के उस्ताद थे इरफान सिद्दीकी साहब, बेहतर जानते होंगे। मैं इन कामों में नहीं पढ़ता, लेकिन इस मामले में एक मखसूस वजह से मैं इस काम में मुलव्वस हुआ खुद जी। मुझे किसी ने कहा नहीं, ताकि मैंने ये कहा कि ये मामला जो 2019 में हुआ था एक्सटेंशन वाला, वो मामला फिर यहाँ रिपीट ना हो। ठीक, तो बहरहाल उसमें जो कुछ हुआ, मैं कुछ उसे वाकिफ बोले, वो क्या साराई के ज़ुमरे में आ जाता है। तो बहरहाल ये फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ही करते हैं, वही नाम भेजेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब पार्टी के रूह रवां जो है मियाँ साहब से उनसे मशवरा करेंगे, ये फैसला मियाँ साहब का ही होता है। इसमें बाकी सब क्या साराई है, किसने क्या कहा, किसको कहा, कब कहा, कौन क्या चाहता था। जो सिटिंग आर्मी चीफ होता है वो आमतौर पे अगले आर्मी चीफ सिलेक्शन में अपना में हिस्सेदार नहीं बनता, ना ही वो राय देता है। लेकिन सर, ये वाली बात जो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, साबिक आर्मी चीफ ने आने वाले आर्मी चीफ के लिए कहा था, जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं उनका रास्ता रोका था। ये उनको पता होगा, उनको पता होगा ना कैसे रास्ता मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि उस वक्त आप पीएमएलएन का हिस्सा थे सर। नहीं, पीएमएलएन का हर चीज़ में वाकिफ नहीं हूँ, मुझे इस मामले का कुछ इल्म है जी, लेकिन वो उस मामले का एक पहलू है, तो मैं अगर कोई बात करूंगा तो क्या साराई होगी। इसलिए हकीकत ये है कि जो जाने वाला आर्मी चीफ, उसका ज़्यादा असर नहीं होता अगले आर्मी चीफ की सिलेक्शन में। सही, और ना ही मैंने इससे पहले कभी सुना है कि आर्मी चीफ मुलव्वस होते हैं इन मामलात में, क्योंकि उनके लिए सब बराबर, आने वाले सारे बराबर होते हैं, उनको रिप्लेस करना होता है उन्होंने। तो अगर वो मुलव्वस हुए हैं। एक और बात भी, मार्शल लॉ की धमकी के हवाले से भी बात हुई कि जनरल बाजवा ने दी थी, और उस हवाले से आपके हवाले से भी कहा जाता है कि आप भी उस सारे मामले में उस वक्त हिस्सा थे जिस वक्त ये सारी बातें हुई, आपकी नॉलेज में है या आप इन्वॉल्व थे? नहीं, मैं मामला मैंने बताया ना, मैं आज खुद बगैर किसी के कहे मैं खराबी देख रहा था, तो मैंने कहा मैं अपनी जिम्मेदारी कम से कम पूरी कर दूं कि क्या हो रहा है। तो मैं वाकिफ हूँ इस मामले के एक पहलू से, लेकिन वो क्या साराई में आएगा जी, ऐसा क्या हो रहा था कि जिसकी वजह से आप डिस्टेंस कर रहे थे? फिर किस बात से? ये आप मामलात में इन्वॉल्व हुए, तो वो क्या ऐसे मसाइल थे कि जिसके बाद फिर आपको खुद को डिस्टेंस करना पड़ा? नहीं, उनका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं। आप कह रहे हैं ना कि मैं इन्वॉल्व हुआ कि मैं अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर लूं। वक्त जब चीफ की सिलेक्शन का प्रोसेस चल रहा था, बहुत सी बातें चल रही थी, उस वक्त मैंने अपने आप को मशवरा देने के लिए अपने आप को उस मामले में इंक्लूड। एग्जैक्टली, जो आप कह रहे हैं, मैं यही पूछना चाह रही हूँ आपसे कि क्या ऐसा हो रहा था कि जिसकी वजह से फिर आपने खुद अपने आप को ऐसा हो रहा था? वो बात नहीं हो रही थी जिसका जिक्र इरफान सिद्दीकी साहब वो कर रहे हैं। अच्छा, ये बात नहीं थी? ये बात नहीं थी, ये बातें बाद में आई हैं, शुरू के मामला कुछ और थे। सर, कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, उसको रहने दें, मैं बहुत सी क्या सारा इस पे होती रहती है। लेकिन ये आप कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ये बात नहीं थी जो इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। सर, दोबारा एक्सटेंशन मांगी थी? इस तरह मुझे इल्म नहीं है कि उन्होंने मार्शल की धमकी दी, मुझे कोई ऐसा इल्म नहीं है। क्या वो किसी को रोक रहे थे, किसी को बनाना चाहते थे? मांगी थी सर दोबारा? मैं उस मामले को रहने थे ना। मैं हकीकत से मैं इस क्या साराई में नहीं पड़ता। कल 50 एकड़ मुझे वो जो उन्होंने ये कह दिया, हर इशू के बहुत से पहलू होते हैं। हुसैन इरफान सिद्दीकी साहब को एक पहलू का पता हो। सर, दो तरफ से तो दावे हो चुके हैं तकरीबन, आप बता दें सर। इस बात की हकीकत सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब जानते हैं जी। अगर आपने इसकी हकीकत मालूम करनी है तो उनसे सवाल कर लें। और बाकी जो भी बात करेगा ना, जो भी बात करेगा उसको हकीकत का इल्म नहीं है। मैं ये भी सर, मियां साहब को भी किसी से पैगाम तो गया होगा ना? पैगाम की जरूरत नहीं है, फैसला मियां साहब का था। आर्मी की चीफ की सिलेक्शन का फैसला मियां साहब का था,
होता है हमेशा। बात से मैं आगे बढ़ जाती हूँ, सिर्फ ये बता दें एक्सटेंशन मांगी गई थी या नहीं? मैं क्या सारा में नहीं पढ़ता। नहीं सर, आप बात करेंगे तो फिर कोई कंफर्म ही। हाँ। मैं अगर मुझे कोई सबूत है या नहीं, मैं इसलिए मुझे उस मामले के एक पहलू का इल्म है। मैं इस क्या साराई में कभी नहीं पढ़ता इन बातों में, ना ही मैं इन चीज़ों में पढ़ता हूँ जो ये मामलात होते हैं, आर्मी चीफ कौन बन रहा है, कैसे बन रहा है। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसे हालात पैदा हुए कि मैंने ये महसूस किया कि मामला ख़राबी की तरफ जा रहा है, तो मैंने जो अपना छोटा मोटा रोल है वो अदा किया। जी सर, इस वक्त जो मार्शल लॉ लगाने का भी सोच रहे थे, ये बात भी हो रही है, फिर ये भी कह रहे हैं कि नून लीग के टॉप मईशतदान को बुलाकर इस हवाले से गुफ्तगू भी की थी। वो कौन सी शख्सियत थे सर? मिफ्ता इस्माइल तो नहीं थे? मेरा नहीं ख्याल, मुस्लिम लीग में तो वो थे ही नहीं टॉप मईशतदान, तो सागडार साहब भी थे। दूसरी बात ये है कि मार्शल्ला लगाने वाले मुशावरत नहीं करते, वो धमकी नहीं देते, मार्शल लगा दिया जाता है। ये लगता है या नहीं लगता, उसमें ये नहीं पहले नहीं आता मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, इस तरह नहीं होता। सही, बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद खाकान अब्बासी, इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, अहम गुफ्तगू कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मुसद्दिक मलिक साहब साथ मौजूद होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान है, वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुसद्दिक मलिक साहब साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया। सर, पीपल्स पार्टी को पंजाब के हवाले से बड़ी शिकायत हैं, मुसलसल शिकायत हैं, कमेटीज़ भी बन रही हैं, इजलास भी हुआ है। कल भी मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि कुछ 25 मुतालबात थे, कोई मुआहदा हुआ था उस पर, क्योंकि अमल नहीं हुआ तो उस हवाले से अब मामलात आगे बढ़ रहे हैं। ये भी खबरें हैं कि पीपल्स पार्टी ने सर 4 डिवीजन्स के इंतज़ामी जो इख्तियारात हैं वो मांगे थे, जिस पर नून लीग की क़यादत ने अपने मुशावरत के लिए कुछ वक्त मांगा था। सर, क्या फाइनलाइज हो रहा है अब, यह हो गया है पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए, मेरे पास ये तफसीलात नहीं है कि कौन सा मुआहदा और उसमें कितनी शराइत और कितने डिवीज़न थे जी। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी तक जिस तरह की सियासत मियाँ शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, अभी नहीं, पीडीएम की हुकूमत से लेके अब तक, उसमें कोई भी अगर हमारा दोस्त, कोई भी हमारा हलीफ, बल्कि बाज़ मरतबा तो जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग भी, अगर किसी को कोई मामला हो, कोई डिसअपॉइंटमेंट हो, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के तौर पर 3-4 कदम बढ़ के उन्हें मिलते हैं और जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उन्हें दूर करते हैं। और अभी भी आपने देखा कि जब ये मामले में थोड़ी सी लेदे हुई तो उन्होंने टेलीविज़न पे आके कहा कि ये गैर ज़रूरी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो और जो भी आपके मामलात हैं, हम बैठकर आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। और फिर आपने देखा कि दोनों तरफ से मीटिंग्स हो रही हैं। तो जितने भी मामलात हैं, जो भी आउटस्टैंडिंग मैटर्स हैं, जो भी इंटरप्रिटेशन या मिसकम्युनिकेशन है, वो दूर कर दी जाएगी। इसमें पीपल्स पार्टी ने तो बड़े सख्त फैसले हमारे साथ मिलकर पीडीएम की हुकूमत में किए थे। इस वजह से इस वक्त कोई जवाज़ नहीं है कि जब हम चल रहे हैं इकट्ठे, हुकूमत को चला रहे हैं, बड़े मुश्किल वक्त में कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस इक्तसादी गढ़े में गिरे हैं या उसके से मुआशरती गढ़ा भी है। अगर आप देखें तो ये जो ओए तोए का बाजार गर्म है, जो एक्सट्रीम पोलराइजेशन है, इस सियासी तनाव को भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों से हाथ भी मिला रहे हैं, मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, गरीबों को रिलीफ भी दे रहे हैं। तो बस यही चल रहा है। बिल्कुल ठीक सर। ये क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुआहदे के हवाले से ऐसा जितना डीप में तो आपको मालूम नहीं, लेकिन कोई फंड्स वगैरह के हवाले से भी, स्पेशली पंजाब में पीपल्स पार्टी ने क्या फंड्स भी मांगे हैं कुछ, इसके बारे में? मेरे ख्याल में फंड्स जब तरक्याती मंसूबों का जिक्र हो रहा था उस वक्त बहुत गुफ्तगू चली थी कि तरक्याती फंड जो हैं उनमें किसी हद तक मुताबिकत होनी चाहिए और वफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी में से जो एलोकेशंस हैं वो तमाम सूबों में एक्विटी के साथ होनी चाहिए। और वो मेरे ख्याल में मामला तमाम तय पा गए थे। अब उसकी अगर, क्योंकि अभी तो पहला क्वार्टर चल रहा है बजट के बाद, तो बाज़ मरतबा रिलीज़ की वजह से अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमें फौरी तौर पर इतने पैसे चाहिए थे, इसी क्वार्टर में रिलीज होने थे, तो वो हो जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। कोई 2-4-10 दिन का फर्क पड़ता है तो रिलीजेस हो जाती हैं। बाज़ मरतबा पेपर वर्क का ज़्यादा मसला होता है कि आपका डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो है वो एक्निक से मंजूर हो चुका है, ईसीसी से मंजूर, या जो भी इदारे हैं जिनसे मंजूरी चाहिए, वो जब मंजूरियाँ हो जाती हैं तो काम हो जाता है। बिल्कुल ठीक सर। कल मुलाकात हुई, जरदारी साहब गए,
मौलाना फजल रहमान से मिलने के लिए, और उनके साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी साथ थे। क्या सर हुकूमत का पैगाम लेके गए थे या कोई आईनी तरमीम, उस हवाले से क्या मदद मांगी जा रही है? हमारा तो हर वक्त का ये पैगाम है। हमने तो आप कोई भी वो देख लें जो तस्वीर आपको नज़र आती है हमारे किसी भी दोस्त के पास जाने की, उसमें यही एक दरख्वास्त होती है कि मिलके चलें, हमारे साथ चलें। और मौलाना साहब से तो आपको पता है कि बड़ी पुरानी मोहब्बत का रिश्ता है जी। इस वजह से अगर वो खफा भी हों किसी बात पे तो उनके पास जाना जो है वो तो हम पे फ़र्ज़ है। तो इसमें मुझे कोई अजीब सी बात नहीं लगती, क्योंकि इतने पुराने जहाँ रिश्ते हों दोस्तियाँ हों। लेकिन सर ये हुआ बेसिकली इस तरह से ना कि पहले पीटीआई के साथ मामलात फाइनलाइज उनके हो गए, उन्होंने कहा पार्लियामेंट में साथ चलेंगे, फिर अगले दिन चले गए सदर साहब मुलाकात करने के लिए, वहाँ से जवाब क्या मिला सर? देखिए पीटीआई का तो उनसे जो मामला है वो हमने तो नहीं किया ना जी। अगर पीटीआई का मामला तो अपने साथ ही नहीं बन पाता। पीटीआई के अंदर उमर अयूब साहब एक बात करते हैं, वह मरवत साहब दूसरी बात करते हैं, वहाँ से हमाद अजहर साहब तीसरी बात करते हैं, अलीमा खान साहिबा भी आ गई, अलीमा खान साहिबा भी हैं। अब जितने हरूफ तहज्जी हैं उससे ज़्यादा उनकी धज्जियाँ बिखर चुकी हैं। तो अब उनकी अगर बटने से, अब मैं थोड़ा सा बात तो मायूब है, लेकिन आधे लोग उंगली उठा के कह रहे हैं ये चोर है, वो एक वज़ीर केपी के कह रहे हैं कि वज़ीर आला चोर है, वज़ीर आला कह रहे हैं मैं इसको हटा रहा हूँ ये चोर है। दोनों एक दूसरे पे उंगली उठा के कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है। वो आप ज़रा वो पढ़ लें जो कागज़ उनके वज़ीर ने लिखा है, वो ख़त जो लिखा है उसमें क्या क्या उन्होंने लिखा है। कोई अपने ही वज़ीर आला को कह रहा है तुम सहूलतकार हो, तुम भत्ता देते हो। तो वो जो झगड़े मौलाना से उनके या जो भी इख्तलाफात या जो भी मुताबिकत चल रही थी उसमें जो खलल आया है, वो तो मेरे ख्याल में पीटीआई का एक पुराना रवैया है। पीटीआई किसी को भी लेके साथ नहीं चल सकती। लेकिन फिर आप लोगों को क्या जवाब मिला सर साहब को? हमारे से हम तो कोशिश कर रहे हैं, सबसे गुफ्तगू कर रहे हैं, और जिसके जो भी मामलात हैं हमें समझ तो आए, मतलब हम तो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये एग्जैक्टली जो आप आगाज से बात करेंगे, हम तो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो इस वक्त नून लीग ऑपोजिशन से मुशावरत के लिए भी कमेटी कायम कर दी है ना आप लोगों ने, तो ये स्पेसिफिकली मामला क्या है जिस पर मुशावरत हो रही है या करेंगे आप? मैंने आपको बताया ये जो सियासी तनाव है इसका क्या हल है, या आप जिस तरह मुल्क चल रहा है आप नहीं एक साथ है ना, हमने ये थोड़ी कहा कि हमारी बात मान लो। यानी मैं आपको बता देता हूँ क्या है मामला जिसका आप जिक्र कर रही हैं। जब हुकूमत बन रही थी तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने पीटीआई को कहा कि आपको ये गुमान है कि आपकी सीटें ज़्यादा हैं तो आप हुकूमत बना लें। इससे ज़्यादा क्या कह सकते थे? 2018 में हमें इख्तलाफ था ना, वो क्या आरटीएस और क्या चीज़, वो बैठ गई और इलेक्शन बंद हो गया, सुबह पता चला खान साहब जीत गए। तो हम बैठे ऑपोजिशन में, हमें किसी ने दावत दी कि आपका ख्याल है कि आपके साथ धांधली हुई है और आपका ख्याल है कि आपकी सीटें ज़्यादा, तो आइए हुकूमत बना लें, किसी ने कहा। तो जब हमारे पे इस इलेक्शन पे मोतरज़ हुए, और हमारे अपने भी लोग हो रहे थे, जावेद लतीफ़ साहब बरमला मोतरज़ होते हैं, बेशुमार और भी दोस्त हैं जो मोतरज़ होते हैं, पूरी हमारी वो जो जीटी रोड की बेल्ट थी आधी उड़ गई, तो सारे मोतरज़ थे। मगर इसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ने कहा वज़ीर आज़म बनने से पहले कि आप हुकूमत बना लें। अच्छा, फिर बहुत से लोगों के गुमान में यह आया कि वैसे ही कह रहे हैं हुकूमत बना लें, ये तो सियासी फिक्रा है। तो फिर शाह साहब ने, खुर्शीद शाह साहब ने कहा पीटीआई को कि हाँ हमने पीएमएलएन को सपोर्ट करना है, हम आपको सपोर्ट कर देते हैं, आप हुकूमत बना लें। फिर नदीम अफजल चंद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो एक छोटा सा ग्रुप लेकर चले गए उनके पास कि आप हुकूमत बना लें। लेकिन देखिए ना, हुकूमत बनाने का तो मतलब ये है कि फिर लोगों के मसाइल हल करें। फिर ये गाली गलोच, ये जो तूफान है, जो हम सड़कों के ऊपर किसी बुजुर्ग की इज्जत महफूज नहीं, जो मर्जी लौंडा लपड़ा किसी को रोक के जो मर्जी कह दे, हर तरफ से ये सियासी तनाव थमेगा तो फिर तहम्मुल से कोई बात होगी ना मुल्क में गुर्बत की। अब हमारे मसाइल क्या है? मुल्क में गुर्बत है, मुल्क में महंगाई है, मुल्क का तालीमी निज़ाम बेहतर होने वाला है, मुल्क का सेहत का निज़ाम बेहतर होने वाला है। कभी आपने सुना इसके मुतालिक कोई प्रोग्राम? मैंने नहीं सुना। मुझे 11, 12, 14 साल सियासत में होने को आ गए। मैंने सर ये ऑपोजिशन की सियासत सूट करती है पीटीआई को? नहीं, मगर देखिए ना, मगर उनको इसके अलावा क्या 9 मई भी सूट करता है? वो शहीदों के मुजस्मों के सर काट के उनको पटखना जो है वो भी सूट करता है। कोर कमांडर के घर पे हमला करना भी उनको सूट करता है।
या वो बेस के ऊपर जाके जहाज जलाना जो है, या जहाज़ों के मुजस्मे जलाना जो है वो सूट करता है, या वर्दियों को वो लोग जो आपकी हिफाजत के लिए अपनी शहादत देते हैं उनकी वर्दियां डंडों पे टांगना आपको सूट करता है, या तमाम टावर्स को देखते चले जाएं जहां पे अस्करी लिखा है उसको आग लगा दें, ये सूट करता है, ये जीएच, ये तो गलत बात है। आपकी बात दुरुस्त है सर, लेकिन मुझे बताइए कल कौमी असम्बली का इजलास होने वाला है, फिर परसों सेनेट का इजलास होने वाला है, मुश्तरका सेशन होने वाला है, अहम कानून साजी के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन जो एजेंडा आया सामने 23 रुकनी एजेंडा है और इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन को लगता है कि जो बिल है वो पहले सेनेट में पेश करेंगे, बाद उसको कौमी असेंबली में लाया जाएगा। तो सर क्या बिल हो रहा है, क्या कानून साजी होने जा रही है? सामने ये तमाम मामलात रूटीन के हैं, हर वक्त हमारे बिल्स हम आपके सामने आते रहते हैं, और उसका एक तरीका कार है कि पहले एक असेंबली में ले होता है, फिर दूसरी असेंबली में ले होता है, कुछ जगहों पे जहाँ पे कंसेंसस नहीं हो पाता वहाँ पे जॉइंट सेशन होता है, तो आपके पास बिल्स की लिस्ट भी है, अगर कोई इजाफी बिल भी होगा तो वो वक्त से पहले रख दिया जाएगा सबके सामने ताकि सब पढ़ लें। अभी तक तो कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज सामने नहीं है। गिरफ्तारी के हवाले से भी कोई मौक़िफ़ आ सकता है कल असेंबली में? जनरल फैज साहब की गिरफ्तारी मेरे ख्याल में तो फौज का अंदरूनी मामला है। ठीक, उनके जो गुफ्तगू चल रही है वो एक अजीब सी बात है कि पीटीआई की तरफ से जब आप सवाल पूछे तो वो कहते हैं कि 9 मई के हिसाब से, अगर 9 मई तो ओपन ट्रायल होना चाहिए। भाई किसी ने 9 मई कहा है? जब मुकदमा दर्ज होगा उसमें लिखा पड़ा आएगा कि इसका ताल्लुक इनकी वो कोर्ट मार्शल का या गिरफ्तारी का ताल्लुक 9 मई के किसी हवाले से है या किसी और। सर ये रास्ता हुकूमत ने दिखाया है ना, ये अता तारड़ साहब ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 9 मई से भी ताने बाने मिलते हैं। देखिए ना, फिर उसके बाद ताने बाने जो कल से फिर बात हो रही है। वो तो चीफ जस्टिस साहब ने भी कोई गुफ्तगू फरमाई, पुराने एक्स चीफ जस्टिस ने कहा हाँ मेरे कुछ समाजी सियासी कोई ताल्लुकात थे, तो ये मेरे ख्याल में जब तक पूरी, और हो सकता है अता तारड़ साहब के पास क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं तो कोई उनको थोड़ी बहुत भिनक पड़ी हो कि असल मामला है क्या, लेकिन बुनियादी तौर पे नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे ख्याल में फौज का अंदरूनी मामला है। एक फील्ड कोर्ट मार्शल है जिसके बड़े क्लियरली लेड आउट रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और ये फौज का अंदरूनी मामला है और किसी छोटे अफसर का मामला नहीं, एक बड़े अफसर का मामला है। तो मेरे ख्याल में जब तक फौज इसमें आईएसपीआर की तरफ से लीड नहीं आती और वाज़े शक्ल में नहीं बताया जाता कि इतना बड़ा कदम उठाया है तो इसके पीछे कुछ तो होगा ना। अब वो बात तो चल रही है पीटीआई के साथ, वो जो उनके ताल्लुकात थे आपके सामने वो भी आ गया, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बताया कि कौन कौन क्या कह रहा था कि मुझे चीफ बना दो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये तमाम चीजें आ रही हैं। और बड़ी क्लियरली एक बात है फौज में कि आप सियासत में इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप अपनी मुलाजमत ख़त्म होने के 2 साल बाद तक नहीं कर सकते, और अगर आप किसी सेंसिटिव सीट पे हो तो 5 साल तक नहीं कर सकते। अब किस लेवल की मुदाखलत है, क्या सबूत है, उसका किस चीज़ से क्या क्या ताल्लुक है, वो अब सामने आ जाएगा, तो फिर उसके मुताबिक फौज अपना काम करे। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू सुन रहे थे आप मुसद्दिक मलिक साहब की। इस वक्त मुझे डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब हैं जो कि मालिज हैं, बानी है पीटीआई के, और पहली बार किसी टीवी चैनल पर वो तशरीफ़ ला रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आसिम साहब। मुझे ये बताइए सर, कल आपकी तकरीबन 4 महीने के बाद खान साहब से मुलाकात हुई है, कैसी तबीयत है उनकी? क्योंकि कुछ इस तरह की खबरें भी आई थी कि इमरान खान को कान में कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ये क्या मामला हुआ है? नहीं, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, बड़े सेहतमंद लग रहे थे फिजिकली भी मेंटली भी। जो वो 1 साल घर में बैठे रहे थे बुलेट इंजरीज के बाद, वो उसकी वजह से थोड़ा सा वजन बढ़ गया था उनका, तो वो भी उन्होंने कुछ लूज किया है वेट, तो बड़े फिट लग रहे थे माशाल्लाह। सही, आप कह रहे हैं तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बेहतर है, सही है, तो ये जो कान में आवाज़ें सुनाई देने वाली बात है इसमें कोई सदाकत नहीं है? कान का उनको बड़ा पुराना मसला है, वो ईएनटी के डॉक्टर भी आए हुए थे पिम्स से, उन्होंने भी मुआयना किया, उनका कान का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने सिर्फ मल्टीविटामिन्स उनको रेकमेंड की हैं जो जनरली इस उम्र में अक्सर लोगों को देते हैं, और ख़ासतौर पे जब खुराक का कुछ ज़्यादा एग्जैक्टली हमें पता नहीं कि कितनी अच्छी खुराक मिल रही है उनको, तो मल्टीविटामिन लेना अच्छी बात है, पर और तो कोई ना दवाई दी ना कोई प्रोसीजर रेकमेंड किया, कुछ भी नहीं है जी। जो खुराक उनको मिल रही है, वो जो जेल में बन रहा है वो उनको दिया जा रहा है, वो खा रहे हैं या घर से बन के जा रहा है खाना, आसिम साहब?
आई एम नॉट श्योर जी उनको क्या कहाँ से आता है खाना, मैंने पूछा नहीं, बट आई डिड आस्क कि वो कितनी दफ़ा दिन में खाते हैं। वो बस अमूमन खान साहब सिर्फ रात को नाश्ते के बाद सिर्फ रात को खाना खाते थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जेल के टाइमिंग्स की वजह से आई थिंक शाम का खाना वो बहुत जल्दी दे देते हैं, तो अब वो लंच करते हैं, रात का खाना नहीं खाते। एग्जैक्टली उसमें क्या खाते हैं मैंने पूछा नहीं। बट उनकी आई डोंट थिंक उनकी नीड्स बहुत ज्यादा है खाने के सिलसिले में। सही, ठीक। तो सर कुछ ऐसा भी सुना कि जो सरकारी डॉक्टर्स की तरफ से उनको प्रिस्क्राइब की गई थी दवाएं, वो आपने बंद कर दी, क्या वाकई ऐसा है? और वो किस चीज़ की दवाई थी? वही दवाएं जो मल्टीविटामिन्स की आप बात कर रहे हैं, वही दी जा रही थी, क्यों बंद किया आपने? नहीं जी, मल्टीविटामिन्स तो कल प्रिस्क्राइब हुई हैं। वो कुछ महीने पहले मुझे पूछा गया था कि कोई और दवाई शायद दी गई थी उनको। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि वो किस चीज़ के लिए सपोजिटली दी गई थी, लेकिन मेरा ख्याल था कि उनको ऐसी कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने रेकमेंड किया था कि वो ना लें। तो इस वक्त वो सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल है उनको, खान साहब को, और मैं उनकी इजाज़त से बता रहा हूँ, तो उनको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, तो वो बहुत सालों से कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई खाते हैं। उसके अलावा कोई बाकायदगी से दवाई पे नहीं है वो। बिल्कुल ठीक। सर आपने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब बिल्कुल फिट हैं, खुराक भी सही है, लेकिन क्योंकि उनकी नीड्स ज़्यादा हैं और जेल मैनुअल के हिसाब से, टाइम के हिसाब से थोड़ा अर्ली दे दिया जाता है, तो अब वो ब्रेकफास्ट करते हैं और लंच करते हैं। तो सर आपने रूटीन मज़ीद उनकी पूछी, कोई डाइट प्लान वगैरह को भी वो फॉलो कर रहे हैं जिसको जो या आपकी तरफ से दिया गया हो? नहीं जी, वो नॉर्मल डाइट पे हैं। मैंने नहीं कहा कि उनकी नीड्स ज़्यादा है, मैंने बल्कि कहा कि उनकी नीड्स बहुत ज़्यादा नहीं है। वो ज्यादा फसी नहीं है कि कौन सा खाना है, कैसा है, जो मिलता है वो खा लेते हैं अल्लाह का शुक्र करके। बट ऐसे सिर्फ मैंने ये कहा कि टाइम उन्होंने चेंज किया कि अब वो लंच रेगुलरली करते हैं वहां पे, टाइमिंग की वजह से, क्योंकि रात को फिर उनको बहुत जल्दी खाने का शायद शौक नहीं है या वो नहीं खाना चाहते। सही। और सर खान साहब ने एक्सरसाइज के लिए डंबल्स भी मांगे थे, तो इस वक्त उनको जेल में क्या चीज़ें मैसर हैं और मजीद किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो बात हुई आपसे? ठीक जी। सो वो एक्सरसाइज का मैंने बिल्कुल पूछा था, क्योंकि ऑब्वियसली उनको बहुत आदत है, और जैसे मैंने बताया भी था कि उनका पल्स रेट भी रिफ्लेक्ट करता है कि वो रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उनके पास एक्सरसाइज बाइक है, एक्सरसाइज वाली जो साइकिल होती है वो 1.5 घंटे की करीब करते हैं, और उनके सेल के बाहर एक आई थिंक 25 से 1 फुट का कॉरिडोर है, उसमें वो थोड़ी जॉगिंग करते हैं। सो 1.5 से 2 घंटे रोज वो एक्सरसाइज करते हैं। आई बिलीव डम्बल्स भी हैं, वो शायद पहले से ही हैं, बट 1.5 से 2 घंटे वो रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, और इसी की वजह से आई थिंक वो अभी भी इतने माशाल्लाह फिट हैं। सर बुशरा बीबी के हवाले से भी ज़रा बताइएगा कि उनकी तबीयत कैसी है? 2-3 महीने पहले वकला कह रहे थे कि वो बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन जब रिपोर्ट्स उनकी आई तो वो क्लियर थी, उन्हें सिर्फ गैस्ट्रो का इशू था। यहाँ तक भी कहा गया कि उनके खाने में कोई हार्पिक के 3-4 कतरे मिलाकर दिए गए, जिसको इनफैक्ट आपने ही बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है खाने में। मैंने तो, मेरी मुलाकात नहीं हुई बुशरा बीबी से, मैंने सिर्फ खान साहब का मुआयना किया, तो मैं उनकी सेहत के बारे में नहीं कमेंट कर सकता, मैंने देखा नहीं उनको। जी बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब थे प्रोग्राम में, और बता रहे थे कि खान साहब से मुलाकात हुई है कल, और वो बिल्कुल खैरियत से हैं, फिट हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और तकरीबन 25 फुट की जगह है जहां पर वो 1.5 से 2 घंटा जॉगिंग भी कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया आसिम साहब आपका। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन हम बात करेंगे बंगाल के जादू की, जो शाहीनों के सर चढ़ गया। शान, बाबर, साइम, नसीम शाह या शाहीन शाह, घर के सारे जो शेर थे ना, वो पिंडी में पिट गए हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली मरतबा शिकस्त दे दी है, और वो भी होम ग्राउंड पर, और पूरी 10 विकेटों से, यानी शर्मनाक शिकस्त, इबरतनाक शिकस्त। मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इश्तिहार दे दें, जिस किसी मुल्क को भी अपनी पहली बड़ी जीत दरकार है, उसके लिए ग्रीन शर्ट्स की खिदमात दस्तियाब हैं। आए, हमें हराएं और रिकॉर्ड बनाएं, तारीख बनाएं। ये बात शायद कुछ लोगों को जज्बाती लगेगी, लेकिन इस वक्त हमारी क्रिकेट टीम का टेस्ट हो, वनडे हो, T20 फॉर्मेट हो, हर जगह तो बुरा हाल है। इस बद से बदतर कारकर्दगी के बाद सबसे कमाल काम जो होता है, वो वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर नारकोटिक्स कंट्रोल, हुकूमती सेनेटर, साबिक निगरा वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का भड़कता कड़कता बयान होता है। आज भी
कौमी क्रिकेट टीम की तारीखी शिकस्त पर मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हर सूरत ठीक करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे लफ्ज़ याद रखे जाएं, चीज़ें इस तरह नहीं रहेंगी, पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड समेत कई और ओहदे रखने वाले मोहसिन नकवी का कुछ ऐसा ही बयान चंद महीने पहले भी तो T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी के बाद भी आया था, जब उन्होंने कहा था कि टीम में एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। इस ऐलान के बाद बोर्ड के कुछ चेहरे बदले गए थे, कुछ नए लाए गए थे। सर्जरी भी किसी तौर पर काम नहीं आई है। रवा साल आम इंतखाबात से तकरीबन 2 दिन पहले यानी 6 फरवरी को मोहसिन नकवी को अगले 3 सालों के लिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुंतखब कर लिया गया है। यानी निगरां वज़ीर आला की जिम्मेदारी जाने से पहले ही उन्हें क्रिकेट बोर्ड के तख्त पर बिठा दिया गया था। मोहसिन नकवी के क्रिकेट के मामलात संभालने के बाद से पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर अगर हम नज़र डालते हैं तो अप्रैल में पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ 2 से ड्रॉ की। फिर मई में ग्रीन शर्ट्स ने आयरलैंड में T20 सीरीज़ बमुश्किल 2-1 से जीती। फिर भी सीमा उन्हीं की सरजमीन पर T20 सीरीज़ में 2-0 से शिकस्त खाई। फिर जून में T20 वर्ल्ड कप में पहले ही मैच में अमेरिका के हाथों हार के बाद ख़राब कारकर्दगी के साथ पहले राउंड से आगे टीम नहीं जा सकी। फिर बांग्लादेश के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज़ मोहसिन नकवी की बोर्ड सरबराही में पहला टेस्ट असाइनमेंट था, जिसकी इब्तदाई बुरी हुई। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त जितनी तनकीद हो रही थी वो भी कम थी और आज जो हो रही है वो भी कम है। वहीं बांग्लादेश की टीम की कारकर्दगी की जितनी सताइश की जाए शायद वो भी कम है, क्योंकि एक तरफ तो बांग्लादेश में अफरा तफरी मची हुई है। मौजूदा टीम के खिलाड़ी शकीबुल हसन पर बांग्लादेश में कत्ल का मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन इसके बावजूद न ही शकीबुल हसन और न किसी और खिलाड़ी की कारकर्दगी से ऐसा तासुर भी मिला कि इनके घर में कोई बड़ा मसला चल रहा है और उनकी तवज्जो खेल पर नहीं है। मैच हारने के बाद टेस्ट कप्तान शान मसूद ने बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त का जिम्मेदार पिंडी की पिच को ठहरा दिया है, लेकिन इसी पिच पर बाहर से आई टीम ने भी तो हमसे अच्छा ही खेल लिया और मैच भी जीत गए। अब देखिए कि 30 अगस्त से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में हमारे शाहीन क्या गुल खिलाते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह जुमे को नाज़रीन से अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।